उसके बाद उसको कहते हैं SLA। हमने देखा जितना ज्यादा बड़ा स्केलेबल क्लाउड होगा उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट SLA हमें चाहिए, ठीक है। देन वी हेडेड टूवर्ड्स प्राइवेट। प्राइवेट ने कहा ये वो क्लाउड है जो स्पेसिफिक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए बनवाया है, इसका मतलब इसमें कोई और उसके बिना मर्जी के इसको यूज नहीं करेगा, इसलिए ये सेंट्रलाइज कंट्रोल है। पैसे भी लगेंगे तुम्हारे क्योंकि तुम खुद ही इसको डेवलप करवा रहे हो, और उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट SLA की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट है, यहाँ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व नहीं है। फिर आई बारी हाइब्रिड की। हाइब्रिड ने हमें बताया दैट ये है तो एक प्राइवेट क्लाउड और एक पब्लिक क्लाउड विद सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पब्लिक क्लाउड्स। इसका मतलब एक लेवल तक तो ठीक है, हम सबको एक्सेस दे देंगे, लेकिन इसके बाद अगर आपको आना है तो आपको ऑथराइज पर्सन होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे हर बात आई पार्शियल वाली, दैट इज पार्शियली स्केलेबल, पार्शियली कंट्रोल्ड और स्ट्रिंजेंट SLAs। उसके बाद वी हेडेड टूवर्ड्स कम्युनिटी क्लाउड्स। कम्युनिटी क्लाउड्स ने हमें बताया कि ये वो स्पेस है जो एक प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन आपस में यूज करते हैं अपने इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को आपस में शेयर करने के लिए। यहाँ पे भी हमने ये बात देखी दैट डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोलिंग है और कॉस्ट भी कहीं ना कहीं बट जाती है उन दोनों में आपस में, यहाँ तक की बात हमने की थी। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्लाउड कंप्यूटिंग की आखिरी की 5 मिनट की बात। क्लाउड कंप्यूटिंग खत्म, देन विल मूव टुवर्ड सम ऑफ द स्मॉल टॉपिक्स लाइक डिजिटल पेमेंट्स, जो छोटी छोटी बातें रह गई, ग्रीन कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी बातें यहां देखेंगे। मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, और वो मॉडल्स हैं IPS। I stands for infrastructure, P stands for platform and S stands for softwares। जरा ध्यान से सुनना है। I stands for infrastructure, P stands for platform and S stands for softwares। सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, जो सबसे आसान बात है। इन सब के आगे लगता है AAS। इसका मतलब जब भी हमें कोई पूछेगा व्हाट आर द मॉडल्स, तो मेन 3 मॉडल्स होते हैं IPS, ये तीनों तो कॉमन है, और ये AAS stands for एज अ सर्विस। इसका मतलब अभी मैंने आपको सिर्फ बोलना बता रही हूं इसको, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक बात है। यहाँ पे मुझे एक बात कॉमन दिख रही है और वो बात है एज अ सर्विस। इसका मतलब जब भी मैं मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करूंगा तो मैं देखूंगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग मुझे किस किस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो वो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर। अब सिर्फ 5 मिनट के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगा के सुनना है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कहता है कि भाई यूजर, मैं तुमको वो सॉफ्टवेयर्स भी यूज करने का अधिकार दूंगा जिसको तुम्हें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम इंटरनेट में मौजूद सॉफ्टवेयर्स को वहीं से ही यूज कर सकते हो, इवन विदाउट इंस्टॉलिंग इट टू योर कंप्यूटर सिस्टम। इसका मतलब एग्जाम्पल लेते हैं गूगल डॉक्स। देखा है आपने कभी गूगल डॉक्स? गूगल डॉक्स वो है जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स सेव करते हैं। तो गूगल डॉक्स अगर आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं भी किया है
तो भी आप गूगल डॉक्स में लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट्स को वहां पे सेव कर सकते हैं। आपको स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। ये क्या कहते हैं, दैट यू कैन यूज द सॉफ्टवेयर ऑन द इंटरनेट इवन विदाउट इंस्टॉलिंग इट टू योर कंप्यूटर सिस्टम। मैम और कोई एग्जांपल जो हम दिन दुनिया में देखते हो, पीडीएफ फाइल्स। और दूसरी, आप पहले जब ये एप्स नहीं थे तो फेसबुक हर बार हम www.facebook.com पे जाते थे, वहां अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखते थे, तब जाके फेसबुक खुलता था। इसका मतलब हम तब भी फेसबुक को चला पाते थे जब वो फेसबुक का सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में नहीं था, इंस्टॉल नहीं था, तब भी हम उसे चला पाते थे। तब वो मॉडल कहलाता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, दैट इज इट अलाउज द यूजर टू यूज द सॉफ्टवेयर इवन विदाउट द नीड ऑफ इंस्टॉलिंग इट टू द कंप्यूटर सिस्टम। जो बातें, जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे मौजूद हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आइए ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बेटा, अगर हम यहाँ पे बात करें टीचिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, अच्छा कमरा, अच्छे डेस्क बेंचेस, अच्छा विजुअलाइजर, अच्छा प्रोजेक्टर। इसका मतलब अगर ये सब चीजें बेहतर ना हो तो कितना भी अच्छा टीचर पढ़ाए, बच्चे को दिक्कत आनी ही आनी है। अगर मैं आपको कितना भी अच्छा पढ़ाऊं लेकिन आपके प्रोजेक्टर में इशू, आप कहेंगे लिखेंगे कैसे, दिखता नहीं है, माइक खराब है, हमें तो ढंग से सुन ही नहीं रहा, हमें क्या पता आप क्या पढ़ा रहे हो। इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइड्स क्या, सम फैसिलिटीज, क्या प्रोवाइड करता है यूजर को, फैसिलिटीज जिससे वो कंप्यूटिंग सर्विसेज को एक्चुअली परफॉर्म कर सकते हैं। मैम इसका मतलब एक बार फिर से बताना, मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब होता है वो हार्डवेयर लेवल सर्विसेज। बेसिकली कौन सा लेवल, हार्डवेयर। मैम सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे है। इसका मतलब ये कौन सा लेवल ऑफ सर्विसेज है, हार्डवेयर लेवल ऑफ सर्विसेज दैट प्रोवाइड सर्टेन फैसिलिटीज लाइक प्रोसेसिंग पावर्स, स्टोरेज कैपेसिटी, और वो सारी चीजें जिसको यूज करके मेरा यूजर क्या करेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग को परफॉर्म करेगा, वो कहलाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। त्यो बातें कौन कौन सी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब हार्डवेयर लेवल सर्विसेज, वो रिसोर्सेज, वो डिवाइसेस, वो प्रोसेसिंग पावर्स, वो स्टोरेज कैपेसिटी जिसको यूज, वो रिसोर्सेज जिनको यूज करके मेरा यूजर क्लाउड कंप्यूटिंग को एक्चुअली परफॉर्म करेगा, वो कहलाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैं टीचिंग तभी कर पाऊंगी जब मुझे रिक्वायर्ड फैसिलिटीज उस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं इवन विदाउट इंस्टॉलिंग इट टू द कंप्यूटर सिस्टम। अगर आपको कभी आपने किताब या कॉपी या कभी कुछ खोला हो तो आपको याद होगा कि जब हम वर्किंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे तो वहां पे यूजिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर करके भी एक छोटा सा टॉपिक था, जिसमें से आप में से कुछ मुझसे आके पूछा भी था कि मैम ये नहीं बताओगे। तब मैंने आपसे कहा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग के वक्त आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। मैम वो क्या था बता दो जरा। बेटा 3 टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। मैम प्लेटफॉर्म नहीं पढ़ना है अभी। कितने टाइप के सॉफ्टवेयर्स, 3। एक सॉफ्टवेयर होता है इंस्टॉल्ड, एक सॉफ्टवेयर होता है वेब, और तीसरा होता है क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर। ये तो सीधा सीधा कौन सा हो गया, ठीक है। That software as a service allows those softwares to be used even without installing it to the computer system। ये वो वाले सॉफ्टवेयर्स हैं जो कहाँ हैं,
इंटरनेट पे हैं और जब चाहो आप तब उसको इस्तेमाल कर सकते हो बिना अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किए हुए। अब ये क्या है? इंस्टॉल्ड, ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर पे हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, और इन सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए मुझे किसी प्रकार की इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है, वो कहलाते हैं इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स। इसका मतलब जैसे आपके मोबाइल में आपके गेम्स जिसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है, जब मर्जी आए तब यूजर अपने डिवाइस से उसको चला सकता है, दैट इज नोन एज इंस्टॉल्ड। फिर वेब, वो सॉफ्टवेयर्स जिनको चलाने के लिए स्पेसिफिकली इंटरनेट की जरूरत है, वो सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं वेब सॉफ्टवेयर्स। बोलो ठीक है? 3 सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी है और वेब की जरूरत नहीं है, वो सॉफ्टवेयर जिनको जितनी बार चलाना है उतनी बार इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत है, वेब सॉफ्टवेयर्स। और वो सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट में मौजूद हैं और मुझे उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस विदाउट द नीड ऑफ इंस्टॉलेशन provides the hardware level facilities to use that particular computing services। उसके बाद प्लेटफॉर्म। बेटा हम जब भी बात करते हैं शब्द प्लेटफॉर्म की तो हमारे मन में बात आती है कि जब हम कहते हैं कि सीए का प्लेटफॉर्म है या आपको वहां जाओ वहां एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने आप को आगे प्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को आगे शो करने के लिए, तो मुझे उस प्लेटफॉर्म का मतलब समझ में आता है कि जहां पर मैं अपनी कैपेबिलिटीज को शो कर सकता हूं और जहां उसको मैं यूज कर सकता हूं। देखो ये प्रोवाइड कर रहा है सॉफ्टवेयर की नीड, ये प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटी, लेकिन इस फैसिलिटी को जिस प्लेटफॉर्म पे मुझे यूज करना है, जैसे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेसेस, जिनके ऊपर मैं इन फैसिलिटीज को यूज करूंगा वो कहलाते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसको मैं एक बार फिर से बताती हूं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब होता है वो डिलीवरिंग प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप अपने इन रिसोर्सेस को डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने का मतलब एक्चुअली यूज करेंगे, जिससे आप इन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर सकें, वो प्लेटफॉर्म कहलाता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। मैम एक बार और बता दो, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब है वो हिस्सा, वो जगह जहां पे मैं अपने इन रिसोर्सेस को एक्चुअली यूज करूंगा। इसका मतलब प्रोसेसिंग पावर मेरे क्या काम का, अगर वहां पर मुझे टास्क करने के लिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना मिले तब वो किस काम का, किसी काम का नहीं। तो इन दोनों के बीच में मीडिएटर है कौन? प्लेटफॉर्म। इसका मतलब अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके इस डिलीवरेबल प्लेटफॉर्म में मुझे क्या करना है? सॉफ्टवेयर्स को यूज करना है। बोलो ठीक है? देयर आर 3 मेन मॉडल्स, दैट इज IPS, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर्स। ठीक है? एज अ सर्विस का मतलब ये मुझे किस प्रकार की सर्विसेज देंगे, तो ये मुझे हार्डवेयर लेवल की सर्विसेज देंगे, दैट इज रिसोर्सेज। ये मुझे डिलीवरेबल प्लेटफॉर्म देंगे जहां मैं अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर सकूं, प्लेटफॉर्म। और वो सर्विसेज जो कहती हैं कि आपको सॉफ्टवेयर्स को यूज करने के लिए उनको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। बोलो ठीक है? चलिए अब कंप्यूटिंग शब्द चल रहा है तो कंप्यूटिंग में ही आ जाते हैं। कंप्यूटिंग नाम का आखिरी शब्द
ये नया नया आया है मार्केट में, ये नया नया आया है मार्केट में अभी। बेटा ग्रीन कंप्यूटिंग का मतलब होता है, बड़े ध्यान से सुनना है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा। ग्रीन कंप्यूटिंग कहता है, देखो कंप्यूटर को बनाने से लेके उसके इस्तेमाल तक कई सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से इन्वायरमेंट को डैमेज करने में रोल प्ले करता है। ठीक बात है। कंप्यूटर के बनाने से लेके उसके एक्चुअल इस्तेमाल में ऐसे कई सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है जिससे मेरा इन्वायरमेंट हर्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल है तो एसी, हमें पता है कि जो एसी से जो एयर बाहर निकलती है उससे हमारा इन्वायरमेंट बहुत पॉल्यूट होता है, लेकिन फिर भी हम उसको यूज करते हैं। यहाँ पे ग्रीन कंप्यूटिंग कहता है, देखो मैं एज अ यूजर ये तो कभी नहीं कर सकता कि उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल बंद कर दूं, लेकिन हाँ मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा विजिलेंट का मतलब समझदारी से मैं अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल उन समझदारी से करूं जिससे मेरा एनवायरनमेंट कम से कम डैमेज हो। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हम बचा देंगे एनवायरनमेंट, हम नहीं बचा सकते। हम सिर्फ क्या कहेंगे, हम उस तरीके से प्रोसेसिंग करेंगे, उस तरीके से रिसोर्सेस का यूज करेंगे जिससे एनवायरनमेंट को डैमेज होने से बचा सकें या एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज होने दें। जिसका एग्जाम्पल आप लोग अभी देखते हैं रियल लाइफ में कि भाई तुमको प्रिंट अपना रिसीट प्रिंट करना है क्या, तो वो पहले ही लिखते हैं सेव द एनवायरनमेंट सेव द पेपर, कि भाई तुमको दिख तो गया तुम्हारा बैलेंस क्या है। आजकल और आया है वो तो है ही, आप कभी अपना कार्ड स्वाइप कराएंगे तो 2 रिसीट आती है, एक होती है वेंडर्स कॉपी, एक होती है परचेजर्स कॉपी या कस्टमर्स कॉपी। तो वो आपसे पूछते हैं कि आपको अपनी कॉपी चाहिए, तो वो क्या कोशिश कर रहे हैं, देखो उनको तो जरूरी है क्योंकि उनको मालिक को दिखाना है कि भाई देखो इतने की पर्चियां कटी है तो इतना पैसा आपके बैंक में गया होगा, चेक कर लेना। लेकिन हमें तो किसी को वो दिखाना नहीं है। हर जगह पे ये लिखा होता है कि पेपर का दोनों साइड यूज करें, फोटोकॉपी करना है या प्रिंट करना है तो ये बात बार बार बोली जाती है कि पेपर का दोनों साइड यूज करें। आप एसी की बजाय जो डक्टिंग वाले कूलर्स होते हैं जो उतने ही इफेक्टिव होते हैं उनका इस्तेमाल करें। इसका मतलब हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हम टेक्नोलॉजी के यूज से बच सकते हैं, लेकिन हाँ हम ये जरूर कहेंगे कि हम उस ढंग से टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जिससे एनवायरनमेंट कम से कम डैमेज हो। वो कहलाता है ग्रीन कंप्यूटिंग, दैट इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली और एनवायरनमेंट प्रोटेक्टिंग कंप्यूटिंग इज नोन एज ग्रीन कंप्यूटिंग। बोलो ठीक है। ग्रीन इज टोटली रिलेटेड विथ एनवायरनमेंट। ये कहते हैं ऐसे ढंग से काम करो जिससे तुम्हारा एनवायरनमेंट कम से कम डैमेज हो। उसके लिए आपको 5 काम करने होंगे। मैम 5? हाँ, सबसे पहले तो एक अच्छा प्लान बनाना होगा और उनमें उन बातों को लिखना होगा कि हम कैसे टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे जिससे एनवायरनमेंट कम से कम डैमेज होगा। हम उन प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे जिनको आगे चल के रिसाइकल किया जा सके। जैसे हम लोग जिम जाते हैं ना, तो वहां पे एक बड़ी अच्छी उन्होंने बात लिखी हुई है कि 4-5 प्लास्टिक कप्स और अ बॉटल डेली, इट्स योर चॉइस। मतलब वहां पे वो लिखते हैं दैट वी एनकरेज यू टू ब्रिंग योर ओन वाटर बॉटल्स, क्योंकि अगर आप वहां पे प्लास्टिक का ग्लास यूज करोगे तो 1 घंटे 1.5 घंटे में आप 4 से 5 बार वहां पानी पियोगे, 5 ग्लास खराब करोगे। इसके ऊपर अलग से 2016 या 17 में स्पेशल लॉ आया है सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर,
कुछ ऐसी प्लास्टिक्स होती हैं जिनको वापस से रिसाइकल नहीं किया जा सकता. बॉटल्स कैन बी रिसाइकल बट दोज प्लास्टिक ग्लासेस कुडंट बी रिसाइकल. तो ये क्या है, हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज करना है जिनको हम बार बार रीयूज या रिसाइकल कर सकें. तीसरी बात, मुझे क्या बचाना है दोस्त, पेपर बचाना है. उसके लिए ईमेल भेजो, चिट्ठी मत भेजो. दूसरा, रिसीट्स मत प्रिंट करो, जहां जरूरत हो वहां पे ही रिटर्न कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाए. प्रिंटिंग के लिए पेपर के दोनों साइड्स को यूज करें. उसके बाद बचाओ एनर्जी. जब जरूरत ना हो चार्जर बंद कर दो, स्विचेस बंद कर दो. और आपको पता है साइबर हब सुना है आपने, गुड़गांव, सैटरडे संडे को वहां पे एसी नहीं चलते. सेंट्रलाइज्ड एसी है वो पूरा का पूरा, ऑफिसेस सब, लेकिन सैटरडे संडे को वहां एसी नहीं चलते क्योंकि सेंट्रलाइज्ड एसी के लिए उनको पूरा प्लांट खोलना पड़ता है. और उनको अच्छे से पता है कि सैटरडे संडे को मैक्सिमम 5 से 10% लोग ही आके ऑफिस में बैठे होंगे. दे चार्ज 3000 रुपीज पर आवर. अगर आपको अपने ऑफिस में एसी चलाना है तो 3000 रुपए पर घंटे वो चार्ज करते हैं. 5 दिन चार्जिंग नहीं होती, लेकिन कब, सैटरडे संडे. किस लिए भाई, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे ऑफिस के चक्कर में हमें सारा प्लांट की एनर्जी लगानी पड़ेगी. तो कंजर्व एनर्जी, कंजर्व एनर्जी में आप क्या क्या कर सकते हैं, स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, स्विच ऑफ द स्विचेस व्हेन नॉट इन यूज. उसके बाद एसी, लाइट्स और जबरदस्ती के इक्विपमेंट्स को खुला मत छोड़ें. ये सारी बातें क्या कर सकती है, एनवायरनमेंट को बचाने में हमारी हेल्प. जैसे अर्थ आवर आता है, सुना आपने, मई में अर्थ आवर होता है. अर्थ आवर में हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी बिना मतलब की लाइट्स हैं उनको 1 घंटे के लिए इन्वायरमेंट के नाम से हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं. कि जिससे 1 घंटे में भी सोचो अगर हम सबने अपने अपने लाइट्स बंद कर दिए तो काफी सारी एनर्जी सेव हो सकती है. साल में 1 दिन आता है अर्थ आवर, वो शायद मई में किसी टाइम पे होता है, 31 मई को, क्या 21, हाँ, तो 21 मई को अर्थ आवर होता है. जो भी एक तरीके की क्या है, ग्रीन कंप्यूटिंग. क्या क्या करोगे, प्लान बनाओगे, रिसाइकल करोगे, पेपर बचाओगे, एनर्जी बचाओगे और ऐसे परचेज डिसीजन लोगे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो. जैसे ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करेंगे, उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे जो ज्यादा इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करते हैं. 2 बातें हुई है. देखो, ग्रीन कंप्यूटिंग मैंने इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बता दिया क्योंकि बहुत भारी चीज नहीं है. ग्रीन कंप्यूटिंग क्या कह रहा है कि भाई मुझे समझदारी से काम करना है कि जिससे मैं अपने इन्वायरमेंट को डैमेज होने से बचा सकूं या कम से कम डैमेज होने दूं. दैट इज नोन एज ग्रीन कंप्यूटिंग. इतनी बातों को लिखिए. उसके बाद विल मूव टुवर्ड्स डिजिटल पेमेंट, IoT. अच्छा, एक और चीज बची हुई है, BYOD का ड्रॉबैक्स का आधा पन्ना आपने छोड़ा हुआ है, उसको भी अभी लिख लेंगे, उसको भी अभी लिख लेंगे. लेकिन अभी लिखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स. अभी लिखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स. नंबर 1 इज, याद कैसे रख लेंगे, IPS. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. This is a
hardware level services that provides computing resources such as processing power, memory storage, and networks for cloud computing. When demanded by users. This allows the users to utilize the computing resources which are not owned by the users. Number 2 is, थोड़ा जूम करूं क्या? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS, यहाँ पे भी हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स the users the ability to deploy the resources and applications on the development platform by the service providers. It includes the operating systems, servers, databases, applications, as a platform to the users. Software as a service. Software as a service allows the users to use the softwares allows the users to use the softwares over the internet
without the need of installing it to the computer system of the users. This requires the internet connectivity every time. क्या भाई? हाँ हाँ, दोनों अभी जो आए हो, आप ही दोनों से बात कर रही हूँ मैं. क्या टाइम हो रहा है भाई? मैंने आपसे ये पूछा लेट हुए कि नहीं, मैंने समय पूछा आपसे. 8:45. क्लास कितने बजे की थी? हाँ, 8 बजे की. मैं आऊंगी, आपको चलेगा ये? आप 8 बजे से आए हो, मैं 8:45 पे आऊंगी, आपको चलेगा? चलेगा क्या? चलो किसी दिन करके देखते हैं. और ना ये जो एटीट्यूड है ना, थोड़ा जेब में रख के आओ दोस्त. आगे से तो मेरे आगे तो कोशिश नहीं करना कभी. यार ये बात फैक्ट है, देखो कि कभी हमारा अलार्म भी नहीं बज सकता. और सच में ये जिस हिसाब से ये टेंशन चल रहा है ना, कभी 8 बजे, कभी 10 बजे, कभी किस दिन पक्का होएगा ये. हाँ, मैं बता के करूंगी, ठीक है? कल होने वाला है. हाँ, नहीं, आई हेट बीइंग लेट. मुझे बहुत गुस्सा आता है अपने आप के ऊपर. तुम यार सब निकम्मे हो एक नंबर के. है ही वो तो. पुरानी कहानी. मेरा पिछले बैच में सुबह 8 बजे क्लास होती थी. मैंने क्लास में ये बोला हुआ था कि जिस दिन मैं लेट आऊंगी उस दिन मैं पार्टी. एक दिन आई थी मैं 8:03 पे. एक दिन. और उसकी वजह, वो भी वजह थी कि बंदर आ गया था कोई फर्स्ट फ्लोर पे, तो वो स्टाफ उसको भगाने के चक्कर में मैंने कहा मुझे जाने दो. ने कहा नहीं मैम, वहां बंदर है, 2 मिनट. हाँ, मैं लेट टाइम से आई हूं भाई, तुम लेट आए हो बस. ग्रीन कंप्यूटिंग और ग्रीन आईटी refers to the study and practices of environmental friendly computing techniques. Computing techniques by the users in such a way that the environmental damage can be reduced to the lowest possible. From manufacturing of the computers to the actual usage of the computers requires
ample use of ample use of resources which are the source of environmental damage. Therefore, the vigilant use of resources and technology by individual user may try to reduce the damage. For best green computing practices, following measures can be adopted. Number 1 is develop a sustainable green computing plan. इसको एक एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर देते हैं इन केस ये लंबे नंबर में आ जाए. Managers, shareholders and other stakeholders must be equally committed towards the implementation of green computing, and a reasonable plan shall be prepared. Number 2 is recycle. Try to reuse the possible resources and if can't be reused, it must be disposed in a manner that the resource can be recycled. Number 3, save paper consumption. Users
Users must users must try to reduce the paper consumption through using of emails and using the both side of papers for printing, declining of printing unnecessary receipts, online marketing rather than use of brochures and pamphlets, ये यहाँ पे इसलिए इतनी सारी बातें लिख दी है कि मान लो हमने देखा है कि कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को भी क्वेश्चन बना रहे हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन ये आ जाए इन ग्रीन कंप्यूटिंग हाउ द पेपर कंजम्पशन कैन बी रिड्यूस, तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए, ये लिखेंगे हम लोग. नंबर 4 इज कंजर्व एनर्जी. कंजर्व एनर्जी. Energy must be saved by following some of the measures like use of LED or LCD in place of CRT monitors, switch off the lights and other equipments when not in use, use vehicle pooling to conserve petrols or diesels. पब्लिक, हाँ, यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है. नंबर 5 इज मेक environmental friendly purchase plans or decisions. Management must encourage the environment friendly products as well as the
environmental friendly purchase process. And that is the use of resources which are not the cause of much environmental damage. BYOD का जो आधा पन्ना आपको छुड़ाया है उसको लिख लेते हैं. ऊपर वाली शीट बची किसी की? तो बची होगी, ऑब्वियस सी बात है. चलो फिर भी कोई बात नहीं. ये यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ वो लिमिटेशंस ऑफ BYOD है, जिसके लिए पेज हमने छोड़ा हुआ है. और अगर नहीं भी छोड़ा हुआ है तो इसके आगे आप हेडिंग देके लिख सकते हैं द लिमिटेशंस ऑफ BYOD. Limitations of BYOD, that is bring your own device. अगर एम्प्लॉय अपना डिवाइस यूज करता है अपने मेरे ऑर्गेनाइजेशन के काम को करने के लिए तो क्या क्या रिस्क हैं? रिस्क ए इज डिवाइस रिस्क्स. This includes the risk of data loss of the organization. अभी भी बच्ची ऊपर वाली शीट किसी की? इसमें लिखने में थोड़ी सी परेशानी. Of the organization if the device of the employee gets lost or damaged. B is application risks. Application risks. Most of the devices of the employees may not be properly secured from malwares, viruses, or the other hazardous attacks which can be the hindrance in the performance of the tasks C is implementation risks. अच्छा, implementation risks. The system BYOD
is not as easy as it sounds. That is, the weak implementation policy may damage not only the security of the data, but also the resources of employees. And the last one, network risks. This faces the lack of device visibility that is, the device may not be traced when it is out of the organization's network. हो गया? अब यहां देखेंगे, भरत भैया 10 बजे क्लास है ना उनकी? नहीं, 10:40 से, तो इसका मतलब मुझे उस हिसाब से क्लास छोड़नी है। तो तुम तो वैसे ही बता रहे हो मुझे कि भाई 10:45 से सर की क्लास है, उसका हमें 20-25 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है, तो आप देख लो। कैसा लगा मेरा मजाक, है ना? चलिए अब यहां देखिए। अरे तो बस अच्छा, जो जबरदस्ती का जिनका मुंह चलने को हो रहा है ना, वो चलो हाथ चलाओ। डिजिटल पेमेंट्स नहीं बेटा, ये बहुत, मैंने अभी भी आपको कहा है, ये गलत फहमी है कि नहीं आएगा। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लिखेंगे ना, उसमें जब छोटी छोटी और बातें जब लिखेंगे, रिस्क कंट्रोल सब उसके साथ लिखेंगे। हाँ जी, हो गया? किसका बचा हुआ है यार? अब मुझे अभी तो आपको कोई खास परेशानी नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको बहुत परेशानी होगी स्पीड के साथ। मैंने ऑडिट का पेपर देखा है, ये तो अभी बहुत खूबसूरत दिख रहा है क्योंकि इस तरीके से लिखा हुआ है। वहां पे वो छोटा सा पेपर होता है अजीब सा, और पीले से, हाँ अजीब, बिल्कुल फैसिनेटिंग नहीं है।
हाँ जी, डन। चलिए 4 का ए की तरफ देखिए, जिनके भी माइंड में ये बात है कि ऐसा क्या बचा है इसमें कि डिजिटल पेमेंट इस बार आ गया तो नहीं आएगा, तो इस सवाल में ही दो बातें हैं कि हो सकता है इस बार ये पूछा तो अगली बार वो पूछे। यहां ध्यान से देखेंगे, subsequent to demonetization, one of your elderly neighbor who was using a traditional digital method of making payment like cards, net banking, etc. आपको यहाँ पे 3 बातें दी है ट्रेडिशनल में, अभी मैं बता रही हूँ, ई वॉलेट्स, कार्ड्स एंड नेट बैंकिंग। उन्होंने आपसे कहा कि भाई तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते, कुछ न्यू मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट लगाने के लिए आपको ढूंढने हैं वो न्यू मेथड्स और बताना है कि वो न्यू मेथड्स कैसे काम करते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वेरियस न्यू डिजिटल पेमेंट मेथड्स फॉर हिम। इसका मतलब अगली बार हो सकता है आपको ये पूछे एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल मेथड्स जो पहले से थे, इसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है, ये सारी चीजें आप अपने दिन दुनिया में यूज कर रहे हैं। बेटा डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट्स का मतलब होता है जब सेंडर और रिसीवर दोनों इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मोड से पेमेंट को पे और रिसीव करते हैं, तब वो पेमेंट्स कहलाती हैं डिजिटल पेमेंट्स। इसका मतलब यहाँ पर दोनों लोगों का फिजिकल हार्ड कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसका मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है विदाउट द यूज ऑफ हार्ड कैश बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, दैट इज नोन एज डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, डिजिटल पेमेंट का मतलब क्या है, हार्ड कैश नहीं देना है, रिसीवर और सेंडर दोनों ही क्या कर रहे हैं, कौन सा मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड या फिर डिजिटल मोड, दोनों के दोनों यूज कर रहे हैं विदाउट द यूज ऑफ हार्ड कैश। ये बात हमें लिखना है, हार्ड कैश का कोई इस्तेमाल नहीं है। हमें कहा गया कि फाइंड आउट द न्यू मेथड्स, तो न्यू मेथड्स का सबसे पहली बात है यूपीआई। सुन लेंगे बेटा ध्यान से, आप में से सब लोग ऑलमोस्ट भीम, तेज या फोन पे, गूगल पे, पता नहीं, हाँ और कौन कौन सा, ठीक है, सुन लो। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बेटा ध्यान से सुन लो, आज के दिन जो भी डिजिटल पेमेंट होती है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ यूपीआई। आपको हर जगह पूछता है यूपीआई एड्रेस बताओ, पूछता है कि नहीं, तो यहां पे ध्यान से सुनेंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बेटा इंटरफेस का मतलब मैंने आपको समझाया है इंटरैक्शन। चले वेरी गुड, इंटरैक्शन। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहता है दैट आई एम द चैनल और प्लेटफॉर्म which provides the interaction between the sender and the receivers by linking their बैंक अकाउंट्स। मैं क्या करता हूं, मैं एक चैनल प्रोवाइड करता हूं, किसको, सेंडर को और रिसीवर को। कैसे, उन दोनों के बैंक अकाउंट्स को लिंक करके, जिससे वो सीधा पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सके। तो यूपीआई पैसा भेजता नहीं है, यूपीआई केवल दोनों अकाउंट्स को लिंक करके एक प्लेटफॉर्म, एक चैनल बनाता है जिसके थ्रू पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है। बोलो ठीक है, यूपीआई से पैसे
नहीं ट्रांसफर होते हैं। यूपीआई कोई ऐप नहीं है, यूपीआई एक मैकेनिज्म है जिसको यूज करके बाकी के मोड्स पैसे ट्रांसफर करते हैं। पहला यूपीआई, दूसरा IMPS, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। कौन सा बताओ? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम का मतलब तुरंत। कैसे करोगे? एक अकाउंट से दूसरे। आपको पता IMPS के चार्जेस होते हैं, हर बैंक अपना अपना चार्ज लेता है। इसका मतलब अगर आपको पैसे, आपके पास पैसे भेजने के कई रास्ते होते हैं, NEFT, RTGS और IMPS। IMPS सबसे तेज है। इसका मतलब आपके यहां से पैसे कटे और वहां इमीडिएट बढ़ गए, तो वो उसके लिए बैंक क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा। कोटक में मैं शायद 5 रुपए या कुछ, हाँ 5 रुपए प्लस GST वो लोग चार्ज करते हैं पर IMPS ट्रांजैक्शन के। इसका मतलब जितनी बार आप IMPS ट्रांजैक्शन करेंगे उतनी बार 5 रुपए प्लस GST आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, लेकिन वो हमारे मतलब नहीं है। दैट इज इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी जो बनाया है NPCI ने, किसने? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने ये ऐप तैयार किया जो किसके ऊपर चलता है? UPI के ऊपर चलता है, और 10,000 रुपए की लिमिट है इसमें। एक बार में आप भीम से 10,000 रुपए तक भेज सकते हैं। ऐसा क्यों किया है इन्होंने? देखिए ये ना नॉर्मल लोगों के लिए बनाया गया है। नॉर्मल लोग जिनको 500, 700, 1000, 2000, 5000 के ट्रांजैक्शन करने होते हैं। फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। कैसे काम करता है? एक अकाउंट से कौन बनाया है? NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मैक्सिमम अभी की तो लिमिट 10,000 है, आगे पता नहीं। अब आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस, आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस ये अभी तक आई नहीं है, ये अभी तक आई नहीं है, लेकिन शायद फ्यूचर में आ जाएगी कि आप केवल किसी का आधार नंबर लिखो और आप उससे भी फंड ट्रांसफर कर सकेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ये प्रपोज्ड स्कीम है, इसलिए बैंक्स आपको बार बार कहते हैं कि अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक कराओ, कि अगर आपके पास किसी का अकाउंट नंबर नहीं है, सिर्फ आधार नंबर है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये अभी तक क्या है? प्रपोज्ड है, अभी तक आई नहीं है। ई वॉलेट्स, पेटीएम, ई चार्ज, फ्री चार्ज, ये सारा कुछ बेटा वॉलेट में हम क्या करते हैं? वॉलेट में पैसे रखते हैं और जब जरूरत होती है तब उसमें से निकाल के खर्च कर लेते हैं। तो क्या मैं ई वॉलेट्स को वर्चुअल वॉलेट कहूं? वो वॉलेट जो असली में तो नहीं है, लेकिन असली के जैसा काम करता है। देखो आप, मैं, हम कोई भी, अगर हमारे पेटीएम में 5,000 रुपए पड़े तो हमें ये खतरा नहीं है कि वो लैप्स हो जाएंगे। हमें ठीक है, जब कोई काम पड़ेगा तो हम पैसे कैश की जगह पे पेटीएम से दे देंगे। जैसे अपने वॉलेट से निकाल के देते वैसे ही पेटीएम के वॉलेट से निकाल के दे देंगे। दैट इज, दीज आर द वर्चुअल वॉलेट्स। वर्चुअल वॉलेट्स का मतलब वो वॉलेट जो असली में नहीं है, लेकिन असली के जैसे पैसों को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कितनी बातें हो गई? एक तो यूपीआई, फिर IMPS, भीम, AEPS दैट इज आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज, जो कि अभी तक प्रपोज्ड है, एक्चुअल में आई नहीं है। ठीक है, उसके बाद ई वॉलेट्स,
और एक होती है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस। आपको पता है कि आप अगर नेट से कनेक्टेड नहीं है तो भी आप भीम से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। शायद आपको दबाना होता *91 या पता नहीं 99 ऐसा कुछ हैश, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है बिना नेट के, तो मुझे आइडिया नहीं, मैं करके देखूंगी, चलिए उसके बाद बताऊंगी। अगर अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस कहता है हम तब भी तुम्हें इजाजत देंगे फंड ट्रांसफर करने की अगर तुम्हारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा पेमेंट चार्ज होता है, शायद 10 रुपीज है, कि अगर आप बिना कनेक्टेड नेट इंटरनेट के अगर आप भीम से पैसे ट्रांसफर करते हैं बाय यूजिंग दिस यूएसएसडी दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड सिस्टम्स सर्विसेज, तो आपको वहां पे 10 रुपए का चार्ज देना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, कितनी बातें हो गई? 5 हो गई ना। कौन कौन सी? यूपीआई, आईएमपीएस, भीम, APS, e-wallets and USSD that is unstructured service system data। 4 बातें, 5-6 बातें। अच्छा बताओ फायदा क्या है डिजिटल पेमेंट का? कभी भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड रहता है हमारे पास। आपने कई बार देखा होगा कि गवर्नमेंट डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी देती है कि कैशबैक या 10% डिस्काउंट ऑन दीज कार्ड्स, 10% डिस्काउंट ऑन दीज कार्ड्स। सिक्योरिटी भी है, पैसे रिस्क, ट्रांसपेरेंसी है कि कहां किसको भेजा, साफ साफ दिखता है। नुकसान क्या है? लेस सिक्योर है, और हर कोई, हम इंडिया जैसी कंट्री में हर कोई टेक्निकली साउंड नहीं है जो कि ये इस पेमेंट को एक्चुअली यूज कर सके। ठीक है, क्या क्रेडिट कार्ड इज सॉर्ट ऑफ अ डिजिटल पेमेंट यूज? यस। तो एक बात बताओ, क्या क्रेडिट कार्ड कहीं ना कहीं आपको ओवर स्पेंडिंग की तरफ नहीं ले जाता? कि भाई आज थोड़ी देने हैं पैसे तो 50 दिन बाद देने हैं, तब तक तो कहीं ना कहीं से अरेंज हो ही जाएंगे, तो हम ना चाहते हुए भी क्या करते हैं, उसको पैसे भर देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जिसकी जरूरत भी नहीं होती। तो डिजिटल पेमेंट्स आर दोज मोड्स जहां पर सेंडर और रिसीवर दोनों के अकाउंट्स में पैसे आने जाने हैं, नो हार्ड कैश इज इन्वॉल्व थ्रू यूपीआई दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भीम का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। बनाया किसने? एमपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो भी किस पे काम करता है? यूपीआई पे। एईपीएस, आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज, जो कि अभी आई नहीं है, प्रपोज्ड है कि अगर सारे बैंक अकाउंट्स लिंक हो जाएंगे तो हमें आधार नंबर से भी हम लोग उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसको लिखिए, डिजिटल पेमेंट्स। थोड़ा सा हाथ तेजी से चलाएंगे। डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट्स डिजिटल पेमेंट्स means when the payer when the receiver and the payer and the receiver uses the digital mode for paying and receiving the
money, in digital payments, no hard cash is involved. Some of the modes of digital payments. A is UPI, that is Unified Payment Interface. Is a system that power the multiple bank accounts through linking the payer and receiver by a single channel for transfer of funds and other banking services. B is immediate payment service, that is IM. IMPS allows the instant transfer of funds through one account to another by using phone apps, net banking, etc. C is Bheem. Bharat Interface for Money is a mobile app used to transfer of funds by using कौन सा इंटरफेस, by using UPI. It is developed by National Payments Corporation of India. That is NPCI for making the digital payments
easier for the public, even for smaller amount of transfer. एंड लिमिट्स ये तो मैंने ऐसी नॉर्मल आपको बताई है, ऐसा कुछ लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है. दैट इज मोबाइल वॉलेट्स, M wallets and E wallets. M wallets and E wallets are the virtual wallets that store payments and information in a mobile device. This provides a convenient way of managing the funds without the risk of being stolen. मोबाइल वॉलेट से पैसे चोरी नहीं होते हैं. उसके बाद AEPS. AEPS क्या है भाई? मेरा नीला वाला पेन, चलो कोई बात नहीं. A is आधार enabled payment services. AEPS is a proposed scheme which may come in future that allows the fund transfer by just using the respective Aadhaar numbers. ऊपर वाली शीट बची किसी की? चलिए, जो मेरे साथ लिख रहे हैं वो लास्ट लिखेंगे. अनस्ट्रक्चर, 6 बातें हमने देखी है. अनस्ट्रक्चर तो चलिए साथ लिखेंगे, तो मैं भी लिख देती हूँ फिर. अनस्ट्रक्चर supplementary service data USSD allows the transfer of funds
between the accounts when there is no connectivity of internet. Through the use of mobile phones. By dialing *99#. मैम हो गया? बेनिफिट्स एंड अच्छा सुनो, एक और बात, मैं बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स को यहाँ पे लिख जरूर रही हूँ लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. अब मैं लिखूंगी इजी एंड कन्वीनियंट, तो ये बात अब इतना तो है कि आप उसको लिख सकते हैं. जिसकी जरूरत होगी उसको लिख भी दूंगी. टाइम सेविंग एंड convenient mode of transfer. Number 2, it maintains the record of transactions. Number 3 is it is less risky if used wisely. वाइजली, समझदारी से इस्तेमाल करेंगे तो रिस्क कम है. इट ऑफर्स, ऊपर वाली शीट बची किसी की? It offers special types of discounts in payments, taxes, etc. It allows the transfer from anywhere. Number 1 is risky, that is the modes used can be hacked and data may be lost. Number 2, overspending. किससे भाई? क्रेडिट कार्ड्स और EMIs. Number 3, extra charges sometimes. समटाइम्स लिख रहे हैं हम लोग. समटाइम्स का मतलब हर बार ज़रूरी नहीं है. एंड डिफ़िकल्ट फॉर अ नॉन टेक्निकल पर्सन टू ऑपरेट. अगर स्पेसिफिकली ये या ये आ जाएगा तो आप इनको बनाएंगे बोल्ड पॉइंट्स और अंदर उसके एक्सप्लेनेशन लिखेंगे. और एक बात, मुझे
कल तो स्पेसिफिकली कहा गया था कि आज मेरी क्लास 8 बजे है, लेकिन मैं आपको अभी भी याद दिला दूं कि अगर सर आपको आज अनाउंस करते हैं कुछ भी, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली मुझे मैसेज में 3 बार लिखा था केवल कल, केवल कल, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप याद रखेंगे। आपको भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, आई नो कि ऐसा कैसे होता है, कभी 8:30 आओ, कभी 8 बजे आ जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, तो लेकिन तुम्हारे लिए तो कितना आसान है यार, डेली एक ही टाइमिंग है। तुम हमारा सोचो, मतलब नहीं, एक्चुअली क्या होता है पता है, जब आपको ना 10 बजे आना होता है यू आर बिट रिलैक्स्ड, लेकिन मुझे रात भर नींद नहीं आती, सोच के कहीं मेरा अलार्म नहीं बजा तो, या कुछ भी कहीं मैं लेट हो गई तो। तुम्हारे लिए कितना बढ़िया, एक टाइम पे आओ डेली। आई डोंट फील सॉरी फॉर दैट। अभी कितनी बातें हुई हैं आज? क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल एसपीआई या आईपीएस, जो भी आप बोलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर। इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि ये स्पेसिफिकली वहां पे चाहो तो बादल बना लो उसके ऊपर कि ये हार्डवेयर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि कंप्यूटिंग रिसोर्सेज देने के लिए। प्लेटफॉर्म वैसा चैनल है विच प्रोवाइड्स द सरफेस वेयर द रिसोर्सेज कैन बी डिप्लॉयड, एंड software as a service provide the use of softwares which are even not installed in the computer system। ठीक है, उसके बाद we headed towards green computing। green computing क्या कहता है? green computing कहता है save the environment। ऐसी कुछ चीजों का इस्तेमाल करो जिससे तुम्हारा environment कम से कम डैमेज हो। ये हम कभी नहीं कहेंगे कि ना हो, कम से कम हो। 5 बातें जो आपको इस्तेमाल करनी है, कौन कौन सी है देख के बताओ। पहला, प्लान बनाना है, रिसाइकल करना है, उसके बाद पेपर बचाना है, एनर्जी बचाना है, और ऐसा काम करना है कि जिससे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। ठीक है, अब वो जो 3 छोटी बातें लिखनी थी ना, यूजिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड, वेब और क्लाउड बेस्ड, ये लिख लेते हैं, वरना छोटी छोटी बातें दिमाग से निकल जाती हैं, फिर आप उसको लेके टेंशन में आ जाएंगे। मेरे हिसाब से ये यूजिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज इन चैप्टर 2। यस, लेकिन उस वक्त क्लाउड बेस्ड का मतलब मुझे समझ में नहीं आता, और अगर मैं उस वक्त बता देती तो आप मुझसे अभी पूछते कि वो वही वाला है क्या, या दोनों में अंतर क्या है, तो अरे क्या फर्क पड़ता है 2 का है कि 4 का, ये पढ़ना है, खत्म। EIS में, हाँ, ये बात खत्म। पहला क्या होता है? इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस और installed applications or softwares these are the softwares which are already installed in the system of the user and does not require, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, does not require the internet to use the softwares। Number 2 is web softwares। Web softwares are those softwares
which requires the internet connectivity to access the software every time by the users. By using the models, क्या ये बात ठीक है? क्योंकि हमें पता है कि सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस चाहिए, लेकिन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के बिना कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते. बाय यूजिंग द मॉडल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्टवेयर, द यूजर कैन even use the softwares which are over clouds and not installed in the computer system. हाँ जी, अच्छा एक बात अब ध्यान से सुनेंगे. कोई नया टॉपिक मैं नहीं बता रही हूं, लेकिन ध्यान से सुनेंगे प्लीज. इस हर टॉपिक में से या हर चैप्टर में से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं. ध्यान से सुन लेंगे बात को. हर चैप्टर में से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं. 3 का मतलब 1 सवाल 2 नंबर का जो कंपलसरी में पूछा जाएगा, और 2 सवाल 5-5 नंबर ईच के. इसका मतलब एसएम में तो फिर भी कहीं ना कहीं डिस्पैरिटी है ऑफ मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम है कि भाई हर से कम 10 नंबर का तो निकाल ही रहे हैं. जैसे हमने चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन देख लिए हैं, एप्लीकेशन एरियाज ऑफ वर्चुअलाइजेशन एंड डिजिटल पेमेंट्स. और ऊपर जब भी हम देखेंगे तो देखो चैप्टर जो इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, इसमें थोड़ी सी बातें बची हुई हैं जो इट विल हार्डली टेक अराउंड हाफ एन आवर. लेकिन उसके बाद जो हम चैप्टर शुरू करेंगे 5, उसके पीछे का इंटेंशन है कि चैप्टर नंबर 5 बहुत छोटा है, और छोटा होने के कारण 3 से 4 क्लास में खत्म हो जाएगा. देखो EIS में छोटे का मतलब यही होता है, ये SM नहीं है कि छोटे का मतलब 1 से 1.5 क्लास में बात खत्म हो जाए. छोटे का मतलब अगर 4 क्लास में कोई चैप्टर खत्म हो रहा है तो वो छोटा है. लेकिन 2 से 3 चैप्टर को मिला के चैप्टर है चैप्टर नंबर 3. उसको मिनिमम मैं मान के चलती हूं कि 8 क्लास लगती है अंदाजन. वो भी डिपेंड करता है कि कभी नहीं, छुट्टी तो क्या होएगी. हाँ, तुम्हारे और हमारे दोनों के भाई वहाँ वो भी बेचारे दुखी हैं उस बात से. सबकी छुट्टी होती है, सबको चाहिए, उसकी बात नहीं. समझ में आ गया है तो ठीक है, वरना स्पेशली बोलूं. चार चैप्टर पहले पढ़ाने के इंटेंशंस हैं जिनका कंटेंट ऑलमोस्ट इक्वल ही है 3 से पहले. कि मान लो जो मे वाले बच्चे हैं
एक क्वेश्चन तो हमेशा ऑप्शन में आता है, 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 5 करने होते हैं। तो अगर हमारे ये छोटे 4 कंटेंट वाले चैप्टर भी डन है तो मे वाले कम से कम ये सोच सकते हैं कि चलो यार, अगर 3rd चैप्टर इतना बड़ा है, मैंने उसको थोड़ा इधर उधर मुझसे रह भी गया, तो कम से कम ये 4 चैप्टर मेरे पूरे कैसे भी हो जाने चाहिए। और आप लोग आप में से कुछ बच्चे बहुत अच्छी स्पीड में लिखते हैं, कुछ ठीक लिखते हैं, लेकिन कुछ बहुत स्लो लिखते हैं, बेटा उसके ऊपर थोड़ा सा काम करो। EIS पे तो पता नहीं क्या होना है, ऑडिट लॉ में हालत खराब हो जाएगी आपकी, और कॉस्टिंग में। मैम कॉस्टिंग में क्यों? कॉस्टिंग में भी 30 से 32 नंबर की कई बार थ्योरी पूछ देते हैं, वो 30-35 एवरेज यही है। मतलब अब इंटर में क्या होता है मुझे नहीं मालूम। इको FM में भी, FM की भी थ्योरी है, इको भी है, और FM का प्रैक्टिकल पोर्शन भी है। तो प्लीज इसको आप लोग थोड़ा सा अपनी राइटिंग के ऊपर ध्यान देंगे। कल सबसे पहले आते ही विल डू वन थिंग। अच्छा, क्या EIS का कुछ नहीं हो पाएगा? देखो, नहीं होगा तो आप ही को नुकसान है, हमें कोई नुकसान नहीं। 1 और 2 बहुत ही छोटा है। देखो 2 में खाली आज क्या तारीख है? 14। ठीक है, 2 से 3 दिन आराम से लगा के इसको तसल्ली से पढ़िए। मैंने कहा 18 और अबव, इसका मतलब जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि आप 18 को छुट्टी मार रहे हैं टेस्ट की वजह से, तो देयर विल बी नो टेस्ट ऑन 18। मैंने कहा 18 या 18 के बाद, जिन्होंने भी कहा पहले वाला दे दो भाई, आज मिल जाएगा। अभी 10 बजे से पहले नीचे वाले लोग आते नहीं हैं। आज की मैंने इसलिए बोली थी कि 10 बजे मेरी क्लास होगी, वो लोगों से पेपर लेके मैं आ जाऊंगी, तो 10 बजे वो लोग आ जाएंगे। जितने लोग भी इको वाले क्लास में आएंगे वो लोग अपने पेपर्स कलेक्ट कर लेंगे। हाँ अब तो FM हो गया भाई। हाँ सही बात है। चलिए देन विल मीट एट आफ्टर ऑडिट क्लास। एट तो यहाँ बताना थोड़ा सा मुश्किल है।